प्रेजेंटेशन विजिबल है आप लोगों को? स्लाइड विजिबल है? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. विजिबल है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. So today we are going to start with the topic of breast cancer. So introduction about breast cancer. Cancer ये एक general introduction है. Cancer is a dreadful disease. 80% to 90% of all cancer are the result of the thing we do it to ourselves. Among women, breast cancer is the second most common cancer. Breast cancer is the common malignant condition of breast. तो कैंसर अभी के टाइम पे 80 to 90% कैंसर क्यों होता है? सबसे पहले तो कैंसर एक बहुत डेडफुल डिजीज कंडीशन है, ठीक है. देन मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 90% टाइम कैंसर इसलिए डेवलप होता है बॉडी में, जो भी हम आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है कैंसर. ओके. देन जितने भी कैंसर आप वुमेन्स में देखोगे तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमनली अकर्ड कैंसर है, ठीक है. तो वुमेन्स में जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट, आई गेस कि ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है, क्योंकि इसको अगर मैं पढ़ाने गई तो बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है. तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम स्किप करेंगे एंड वी विल डायरेक्टली गो टू द डिजीज कंडीशन, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, राइट? अभी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट. आई एम स्किपिंग दिस पोर्शन एंड डायरेक्टली मूविंग टू ब्रेस्ट कैंसर. अगर ब्रेस्ट कैंसर को डिफाइन करना हो तो breast cancer is the most malignant condition of the breast. Malignant means cell that grows harmfully and uncontrollably. ब्रेस्ट कैंसर क्या है? malignant कंडीशन है. और malignant मतलब क्या होता है कि जिस कंडीशन में जो सेल होते हैं वो उनमें म्यूटेशन हो जाता है, उनका जो डीएनए कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है और वो अनकंट्रोलेबली विदाउट एनी कंट्रोल ग्रो करते हैं, ठीक है. बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अगेंस्ट में जाके बहुत एक्सेसिवली ग्रो करते हैं, ठीक है. तो दिस व्हाट हैपेंस इन ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स आर hormonal cancer, sorry, hormonal factor, like when the cell comes in contact with estrogen, ठीक है. जो भी ह्यूमन बॉडी में, फीमेल्स बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं उनका रेगुलेशन अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जितना हार्मोन्स होना चाहिए, जिस लेवल में हार्मोन होना चाहिए, अगर उससे फ्लक्चुएट होता है तो एक रीजन ये भी है. और ड्यू टू टुडेज लाइफस्टाइल, जो आजकल का लाइफस्टाइल है और जिस तरह का लाइफ पैटर्न हम लोग लीड करते हैं, इन एवरी सिचुएशन देयर इज स्ट्रेस. तो हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना, लाइफस्टाइल सिडेंटरी है, बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, राइट. और फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है. घर में जितने भी काम होते हैं दैट इज ऑल्सो नाउ इट बेस्ड ऑन मशीन के ऊपर हम काम करते हैं, तो फिजिकल वर्क नहीं हो पाता है. और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, फूड जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं, एडल्ट्रेटेड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है. जो हम इवन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं वो भी इवन उनमें भी हार्मफुल फर्टिलाइजर्स जाते हैं, पेस्टिसाइड्स जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जाते हैं. और उसके वजह से क्या होता है कि जो फ्रूट्स इवन है उसका भी कॉम्पोजिशन ऑल्टर होने लग जाता है. और अगर ऐसी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई चीज ऑर्गेनिक नहीं है, और अगर हम ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज में जाके बॉडी में जो सेल है
वो ऑल्टर करना शुरू कर देता है, ठीक है, म्यूटेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कम्स दी जेनेटिक फैक्टर, जो मैंने अभी बता दिया, म्यूटेशन हो जाता है जीन्स का, ठीक है, सेल में जो डीएनए है, जीन्स प्रेजेंट है, उनका म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला कॉज हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। देन कम्स द जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें कि जीन म्यूटेशन होने की वजह से होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? स्टार्टिंग मेनोपॉज एट ए लेटर स्टेज और लेटर एज। अगर मेनोपॉज जो है, जब पीरियड्स हो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिससे एवरी वुमेन गोज थ्रू ड्यूरिंग हर फर्टाइल पीरियड, लाइफ पीरियड, जिससे कि वो गुजरती है, अगर जिस टाइम पे वो स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। किसी किसी लोगों में क्या होता है कि एट ए करेक्ट एज होता है, किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में पोस्ट हो जाता है। मेनोपॉज के टाइम में बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। तो दिस इज जो अगर मेनोपॉज के टाइम में अगर डेवलप हुआ है और आफ्टर मेनोपॉज अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जस्ट आफ्टर मेनोपॉज, मतलब ऐसा नहीं कि मेनोपॉज हो गया 55-60 में, हो गया 55 में हो गया और कैंसर हो रहा है 75 में, तो उसका रीजन फिर आप ये हार्मोन्स कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट वाइल द पीरियड ऑफ मेनोपॉज, जो भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हैविंग नो चिल्ड्रन और हैविंग अ फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 30 years, या तो फिर किसी किसी केस में ऐसा होता है कि चाइल्ड नहीं है, ओके, तो दिस इज ऑल्सो एक एक रीजन ये भी हो सकता है। और एक रीजन है कि हैविंग चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स व्हेन द व्हेन previous history of women's with previous history of breast cancer, ऐसी औरतें जिनमें पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और ठीक हो गया, फिर होने के चांसेस भी रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। नॉट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, सम वुमेन्स ऑप्ट नॉट टू फीड द बेबी, ठीक है। तो इस केस में भी हो सकता है, और कुछ फीमेल्स में ये नेचुरली ही मिल्क सेक्रीट नहीं होता है, तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू ब्रेस्ट कैंसर फर्दर इन देयर लाइफ पीरियड, ठीक है। आगे अपने एज में उनको, आगे के एज में उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और जैसे नॉट ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वही रीजन एप्लीकेबल होता है नॉट हैविंग ए चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा नहीं है तो भी ये एक रीजन है, इसका भी लिंकेबल रीजन है, क्योंकि अगर देयर इज नो चाइल्ड, द वुमन हैज नेवर फीडेड द चाइल्ड, तो इससे क्या होता है कि लिम्फ नोड्स में सर्टेन एक्युमुलेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देन एक एज के बाद भी, दैट्स द रीजन। यूजिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं वो बहुत लार्जर एक्सटेंट में हॉर्मोन्स को फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। और बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल पिल है वो वर्क ही इसमें करता है, हार्मोन्स के ऊपर वर्क करता है। तो कोई अगर विमेन बर्थ कंट्रोल पिल्स में है तो उसका हार्मोन कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, स्टेबल नहीं होगा उसका उसका हार्मोन्स बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर जो वो मेडिसिन ले रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा रेज कर देता है चांसेस को कि फर्दर ब्रेस्ट कैंसर हो। नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस को इंक्रीज कर देता है विमेन्स में, ठीक है। बीइंग ओवरवेट आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज हो गया और उसके बाद कोई ऐसा है जो ओवरवेटेड है, तो ये भी एक चांस है, क्योंकि अभी तक क्या था, बिफोर मेनोपॉज जो हार्मोन्स थे वो रेगुलेट कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत सारी चीजों को, सेल ग्रोथ, एवरीथिंग दे वर रेगुलेटिंग एट ब्रेस्ट। बट अब हार्मोन्स का क्या हो गया है, यूज ही खत्म हो गया है, तो सेक्रीट प्रॉपरली नहीं हो रहे, राइट।
तो अब इस टाइम पे क्या होता है, अगर ओवरवेट है तो हो सकता है कि सेल कहीं कहीं ब्रेस्ट में किसी भी साइड पे सेल का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए. Being overweight after menopause is one of the reasons. Having first menstruation before age 12 or entering menopause after age 55. कुछ में ये भी देखा गया है कि अगर किसी लड़की को वुमेन को लड़की को प्यूबर्टी स्ट्राइक करता है बिफोर 12, बहुत कम एज में, बिकॉज प्यूबर्टी स्ट्राइक करने का अगर एक्चुअल एज बोला जाए तो 12 टू 16 ईयर्स के बीच में होता है. 12 टू 15 और 16 ईयर्स के बीच में होता है. ऑल्दो ये सबके लिए एक जैसा नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें मैटर वेरी करती हैं. बट अगर किसी को 12 से पहले ही प्यूबर्टी स्ट्राइक कर गया है, देन इन लोगों में भी देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है. और कुछ विमेन्स में मेनोपॉज काफी लेट होता है. इवन आप कहोगे आफ्टर एंटरिंग 55 या 55 के एज के बाद होता है, 60 के आसपास होता है. तो इन विमेन्स में भी चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है. नेक्स्ट कम्स द ड्रिंकिंग एल्कोहल. ठीक है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग मतलब ऑफ एल्कोहल कॉज कर सकता है. लैक ऑफ एक्सरसाइज, किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं है तो भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है. तो दीज आर द risk factors of breast cancer. Now we will see the pathophysiology. No, there is no pathophysiology. Next comes basically pathophysiology. किसी भी कैंसर का यही होता है कि सेल जो है वो abnormally due to any reason or due to etiological reasons, सेल में क्या होता है, म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है. तो इटियोलॉजिकल रीजन ब्रेस्ट कैंसर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हार्मोन्स का जो भी रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े ना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना हो सकता है, चाइल्ड बर्थ आफ्टर 30 और नो चाइल्ड, नो ब्रेस्ट फीडिंग, women's with on using contraceptive pills, women's who have already undergone breast cancer. तो ये इसमें से कोई सा भी एक रीजन हो सकता है. उस रीजन की वजह से क्या ट्रिगर होता है, या तो फिर जेनेटिक म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर किसी एक जगह पे ब्रेस्ट के किसी भी एक जगह पे सेल का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, विच फर्दर लीड्स टू मेलिग्नेंट स्टेज, जो कि मेलिग्नेंट स्टेज तक पहुंचता है. स्टार्टिंग में बेनाइन स्टेज में होगा, फिर बाद में मेलिग्नेंट में चला जाता है. और किसी किसी में ऐसा होता है कि सिर्फ बेनाइन में होके रुक जाता है. ठीक है, तो आप कुछ वुमेन्स पे सम वुमेन्स कंप्लेन की ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड टाइप का फॉर्म हो गया है, वो वहां पे कोई फाइबर टाइप का उनको फील हो रहा है, कुछ एक गांठ जैसा है, नोट जैसा फॉर्म हो चुका है, बट वो बढ़ता भी नहीं है, पेनफुल भी नहीं है, ऐसे स्टेगनेंट है. तो दैट इज मीन्स सम सॉर्ट ऑफ ट्यूमर इज देयर, बट वो बिनाइन स्टेज में है. ओके. और कुछ में क्या होता है कि पहले बिनाइन स्टेज में रहा 2-4 साल तक, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई साइज में बढ़ना नहीं हुआ, और ऑल ऑफ अ सडन साइज में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया. तो देन व्हाट वन हैव टू डू कि वो इसका मतलब मैलिग्नेंट स्टेज में चला गया और मेटास्टेसिस होना स्टार्ट हो गया. दिस इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. रीजन, एक्चुअल में रीजन पता होना चाहिए. रीजन अगर पता है हार्मोन्स की वजह से, तो सेल ग्रोथ होने लग गया एबनॉर्मली. ठीक है, अगर जेनेटिक रीजन है, जेनेटिकल रीजन है, तो जेनेटिकली जीन्स में जो है, सेल के जीन में कोई म्यूटेशन हुआ है और उसकी वजह से अब सेल का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया. तो दोनों ही केसेस में, चाहे हार्मोन्स का हो चाहे वो जीन म्यूटेशन का केस हो, एट द एंड क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स में आप देखोगे न्यू लम्प्स इन द ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स. अगर जिस टाइम पे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे फील होता है कि कहीं पे जहाँ मतलब ब्रेस्ट के आसपास, अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट के आसपास पहले कोई लम्प्स नहीं था, बट अभी लम्प्स फील हो रहा है. रिसेंटली लम्प्स फील होना स्टार्ट हुआ है, कुछ एक गांठ जैसा, जिसको कॉमन टर्म में गांठ कहा जाता है, ऐसा कुछ फील हो रहा है. ठीक है, तो ये एक साइन एंड सिम्टम है, बहुत जरूरी. अगर ऐसा कुछ पहले आपको कभी फील नहीं होता था कि
किसी लेडी को फील नहीं होता था कि गांठ है, ऐसा कुछ है अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट के आसपास, और अब आजकल रिसेंटली फील हो रहा है कि गांठ बन रहा है, कुछ ऐसा है, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। थिकनिंग और स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, या तो फिर थिकनेस आने लगा है ब्रेस्ट के पार्ट्स में, किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है, और या तो फिर स्वेलिंग होने लगी है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मास विच इज हार्ड विथ इरेगुलर बॉर्डर्स, अब वही है सेम, कुछ एक फील हो रहा है कि मास टाइप का हो गया है, ठीक है, और वो कोई ऐसे फिक्स टाइप का भी नहीं है, मतलब बहुत इरेगुलर फील हो रहा है, दैट इज ऑल्सो the sign and symptom. Next sign and symptom is irritation or dimpling of breast skin. जैसे इरिटेशन होने लगा है, रेडनेस हो जाता है, कभी इचिंग होने लगता है, कभी फ्लेकीनेस होने लग जाता है स्किन में उस जगह पे, ठीक है, और गड्ढा जैसा पड़ने लग गया है ब्रेस्ट में, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे डिम्पलिंग होने लगा, मतलब गड्ढा पड़ने लगा है, दिस इज ऑल्सो अ साइन एंड सिम्टम. Then comes the redness or flaky skin in the nipple area of or breast. या तो फिर रेडनेस होने लगा है ब्रेस्ट में, या फिर फ्लेकी स्किन होने लगी है ब्रेस्ट में या कहीं निपल के अराउंड या निपल में, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रेडनेस हो रहा है ब्रेस्ट में या निपल में, या फ्लेकीनेस है, फ्लेकीनेस मतलब ऐसे पपड़ी टाइप का निकल रहा है, स्किन पील ऑफ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लेकीनेस, flaky skin. Next comes the sign and symptom is pulling in of the nipple or pain in the nipple area. Okay, या तो फिर निपल क्या है, इन्वर्टेड हो गया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पेनफुल है, पेन है निपल में, दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो. ये भी एक साइन एंड सिम्टम है, नॉट रीजन, सॉरी, साइन एंड सिम्टम है कि पेन हो रहा है, या फिर पुलिंग इन है, अंदर की ओर इन्वर्टेड हो रहा है, हो गया है निपल. निपल डिस्चार्ज अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, अब निपल से ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ और डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि पस जैसा कुछ आ रहा है, या ब्लड डिस्चार्ज में आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ सीवियर कंडीशन. एनी चेंजेस इन द साइज और द शेप ऑफ द ब्रेस्ट, किसी भी तरह के साइज या शेप में चेंजेस आ रहे हैं ब्रेस्ट में, तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर को कंसर्न करें. नाउ कम्स द स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो इसका मैं आपको डायग्नोस्टिक चार्ट्स अभी अलग से बताऊंगी. बेसिकली जितने भी कैंसर होते हैं उसका सेम स्टेजेस है जो हमने पढ़ा है. किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट इज TNM. T stands for tumor, N stands for node, and M stands for metastasis. ठीक है, तो अभी हम ये स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे. नाउ वी विल मूव टू डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कौन कौन से टेस्ट से पता चल सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर है? फर्स्ट इज निडल बायोप्सी. इसमें क्या होता है कि किसी निडल की हेल्प से, a needle is used to draw sample fluid and tissue from a lump to be studied. जैसे जहां पे लंप फॉर्म हो गया है, ठीक है, जहां पे गांठ जैसा लंप फॉर्म हो गया है, उस जगह पे क्या करेंगे, उस मांस के ऊपर हमको निडल बायोप्सी करना है. तो निडल इंसर्ट करके वहां से कोई फ्लूइड अगर निकलता है तो उसको सैंपल के फॉर्म में ले करके स्टडी के लिए भेजना है. दैट कम्स अंडर निडल बायोप्सी. देन कम्स द मेमोग्राफी. मेमोग्राफी और मेमोग्राफ एक ही चीज है. मेमोग्राफ में क्या करते हैं? इन मेमोग्राफ ईच ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली, देन obliquely, and an x-ray is taken of each position. ठीक है, तो मेमोग्राफी में क्या होता है कि ब्रेस्ट का एक्सरे होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट क्या होगा, सेपरेटली होगा, फर्स्ट एक ब्रेस्ट का, देन अनदर ब्रेस्ट में का एक्सरे होता है. तो फर्स्ट ब्रेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट
फ्रंट साइड से एक्सरे लेंगे, फिर साइड से एक्सरे लेंगे, ठीक है। ऐसा ही सेम प्रोसीजर दूसरे ब्रेस्ट के साथ भी फॉलो करते हैं। अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से भी बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अगर लिम्फ्स वगैरह है और उसमें फ्लूइड फील्ड है, लिम्फ्स में लम्फ जो भी फॉर्म हुआ है, तो उसका बहुत इजीली पता चल जाता है। तो नेक्स्ट टेस्ट इज अल्ट्रासाउंड। देन पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी, इसमें क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शनल इमेज मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी में क्या होता है, बाकी में भी हो रहा था, इसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे सेम स्कैनिंग के लिए देते हैं ना, वैसे स्कैनिंग होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंसर्ट करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आईवी कैनुला लगाएंगे। टेस्ट से 10 मिनट पहले आईवी कैनुला लगाएंगे, उसके बाद आईवी कैनुला के थ्रू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बॉडी में इंसर्ट करते हैं। अगर कहीं पे कोई गांठ फॉर्म है या कुछ फॉर्म है, तो वो उस साइट में जाकर के मार्किंग शो करता है, तो वो इजीली स्क्रीन में विजिबल हो जाता है कि यहाँ पे कोई गांठ या कोई लंप प्रेजेंट है। एंड दिस पीईटी इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन अदर फॉर्म ऑफ दिस आल्सो, अदर फॉर्म ऑफ कैंसर्स आल्सो, ठीक है। तो पोजीशन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, पीईटी स्कैन, देन एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई स्कैनिंग भी करवाएंगे। इससे भी एक बहुत अच्छा या तो फिर सिटी स्कैन करा लो या पीईटी करवा लो या एमआरआई करवा लो। बहुत कम केसेस होता है जिसमें कि तीनों चीजें करवाने के लिए बोलते हैं। अगर डॉक्टर को कंफर्म नहीं हो रहा है बट डाउटफुल है, वो स्टिल डाउटफुल है, तो वो फर्दर जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से कोई एक टेस्ट दे देते, क्योंकि जनरली तीनों में से का रिजल्ट ही ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है। सिर्फ पीईटी में क्या होता है कि पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बॉडी में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद फिर स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर कोई प्रॉपरली कर रहा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर होने से बच सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैनुअल इंस्पेक्शन, तो इसमें क्या होता है, with fingertip close together gently probe each breast in one of these 3 patterns। इस पैटर्न में तीनों पैटर्न शो किया हुआ है, इसमें पैट करके देखना होता है, उंगलियों की मदद से पैट करके देखना है, मतलब थोड़ा प्रेस करते हुए, जैसे हम पैट करते हैं ना, थोड़ा प्रेस करते हुए एग्जामिन करना है। तो जैसे फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे करके देखना है। फिर दूसरे पिक्चर में देखो, बाहर से अंदर की ओर टुवर्ड्स निपल आके देखना है। फिर थर्ड पिक्चर में रोटेशन मोशन में निपल से बाहर की ओर जाते हुए रोटेटरी मोशन में चेक करके देखना है। तो अगर कोई एबनॉर्मल लंप्स मिल रहा है, कोई एबनॉर्मल मास या फिर गांठ टाइप का हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, कोई भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसके नाम से पता चल रहा है खुद से ही एग्जामिन करने के लिए होता है। तो एट द टाइम ऑफ शावर लेते समय कर सकते हैं। मिरर होना चाहिए, स्टैंड होना है, हाथों को ऊपर करके एक बार तो स्ट्रेट खड़े होके देखना है मिरर के सामने, ठीक है। फिर हाथों को ऊपर करके देखना है, देन कमर में हाथ रख करके देखना है। और वाइल डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस फोकस शुड बी ऑन द ब्रेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो मैंने पैटिंग मोशंस बताए वो वाले करके देखने हैं, तीनों मोशंस। देन स्क्वीज करके देखना है निपल को, कहीं कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है, उसके लिए हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा स्क्वीज करके भी देखना है। अगर कोई डिस्चार्ज नहीं है, इट्स वेल एंड गुड। अगर डिस्चार्ज है तो फिर कोई रिस्क हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी यूजेस ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। Chemotherapy is sometimes given before surgery in women with large breast tumor. Chemotherapy is also used in women whose cancer has already spread to other parts of the body. ठीक है, तो कीमोथेरेपी किस किस को दिया जाता है, कीमोथेरेपी उसको दिया जाएगा जिसका ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है ब्रेस्ट में, और एल्स
या तो फिर वो स्प्रेड होना शुरू हो गया दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। बहुत लेट पता चला, शुरू में पता ही नहीं चला, और लेट जब पता चला, जिस वक्त तक पता चला है तब तक वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, या फिर उसका साइज बहुत बढ़ गया, तो कीमोथेरेपी देते हैं। स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी रेजिम में ये सारे मेडिसिन आते हैं, एड्रियामाइसिन 80, ठीक है, एड्रियामाइसिन एंड टेक्सोटेर, ये दोनों मेडिसिन साथ में आता है। AC+T, एड्रियामाइसिन, साइटोपैन विथ और विदाउट टेक्सोल और टेक्सोट्रिन, तो ये दोनों देंगे इन द आइदर इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस, वो पेशेंट के सिचुएशन में डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एड्रियामाइसिन का बनता है और साइटोजैन का बनता है, जिसमें कि क्या होता है, आइदर किसी किसी केस में विथ टेक्सोल और टेक्सोट्री दोनों के साथ, किसी एक के साथ दिया जाता है, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ सिर्फ दोनों मेडिसिन देंगे। CFM, साइटोजैन, मिथोट्रिक्सेट एंड फ्लोरोयूरेसिल, ये भी मेडिसिन है जो कि कीमो में पेशेंट को दिया जाता है। दीज आर फर्दर मेडिकेशंस, ये बाकी की मेडिकेशन है। CEF, साइटोक्सिन, इलेंसी, फ्लोरोयूरेसिल, एड्रियामाइसिन एंड साइटोजेन, ये सारे कॉम्बिनेशन है मेडिसिन के, ठीक है। जैसे AT है, AC +-T, मतलब आइदर प्रेजेंस में देंगे या दे सकते हैं साथ में, या हटा भी सकते हैं। CMF, ये सारे, ये CEF, FAC, CAF, TAC, टेक्सोट्री, एड्रामाइसिन एंड साइटोजेन, ये सारे, ZET, जेमजार, एलेंस एंड टेक्सोल, ये सारे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये कीमोथेरेपीज हैं, कीमो मेडिसिन है, और ये कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं बेस्ड ऑन द मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, स्टेज कौन सा है उसके बेसिस में दिया जाता है। के अलावा क्या दिया जाता है, हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी ज्यादातर उन औरतों को दिया जाता है जिनमें बिकॉज ऑफ हार्मोनल इशू, हार्मोनल इरेगुलेशन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हुआ है, जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे डेवलप हुआ है, या फिर जब हमने उनका हार्मोनल लेवल चेक किया तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड आ रहा था और बाकी कोई रीजन नहीं रहा है, तो इन दैट केस हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है ना, कि जो ड्रग्स दिया जाता है वो क्या करता है, टेमोक्सिफेन, देखो टेमोक्सिफेन मेडिसिन दिया जाता है इसमें, और ये क्या करता है, ये ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल है वो फर्दर ग्रो नहीं करता है, ठीक है, एक्सेसिव ग्रो नहीं करेगा। तो हार्मोनल थेरेपी बेस्ड ऑन, अगर हार्मोन्स की वजह से कैंसर हो रहा है और उसका रीजन पता चल गया और वो हार्मोनल है, तो हम हार्मोनल थेरेपी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, बिकॉज कोई भी चीज एक्स्ट्रा पेशेंट को देना फालतू में जस्ट बिकॉज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से देना इज वेरी हार्मफुल, हो सकता है पेशेंट उसको बियर ना कर सके और उसकी डेथ हो जाए। एक मेडिसिन दी जाती है टेमोक्सिफेन, दूसरी जो मेडिसिन हार्मोनल थेरेपी में दी जाती है एरोमेटेज इनहिबिटर, ये दिया जाता है, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर मेडिसिन दिए जाते हैं जो कि मार्केट में एरोमेसिन नाम से बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा रेडियोथेरेपी करा जाता है पेशेंट का, रेडिएशन के थ्रू कोशिश करते हैं कि जो भी कैंसरस सेल है वो उसको किल कर दे। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, दीज आर ऑल वेरी हार्मफुल, मतलब डिजीज कंडीशन से इंसान या फिर जो पेशेंट है जितना वीक नहीं होगा उससे कई ज्यादा इनसे होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो कीमोथेरेपी है वो
सेल को किल करता है, ठीक है, सेल को किल करता है। अब कीमोथेरेपी का ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है कि वो किल तो कर देता है, सेल को किल करता है, पर उसको ये नहीं पता, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है को कौन से सेल को किल करना है और कौन से सेल को नहीं किल करना है। तो होता ये है कि पेशेंट को जैसे ही हम कीमोथेरेपी देना स्टार्ट कर देते हैं, तो कैंसर तो किसी एक बॉडी पार्ट में है, किसी एक जगह पे, ठीक है, किसी भी तरह का कैंसर हो जिसमें भी कीमोथेरेपी दे रहे हैं, कैंसर तो सिर्फ एक कहीं एक पर्टिकुलर पार्ट में है, ठीक है, मगर सेल कहाँ है, होल बॉडी में है ना, पूरे बॉडी में है। तो पूरे बॉडी के ही सेल को नुकसान होने लग जाता है, सिर्फ कैंसरस सेल को वो किल नहीं करता है, इसके अलावा भी जो हेल्दी सेल होते हैं उसको भी किल करता है। तो दैट्स वाई कीमो के जो पेशेंट को देखोगे आप, वो बहुत वीक होते हैं, बहुत ज्यादा उनका इम्यूनिटी लो होता है, बहुत हाई रिस्क में होते हैं कि उनको इजीली कोई और डिजीज कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसलिए उनके वाइटल्स चेक करना, अगर कीमो का पेशेंट है तो उसके, और कीमो अगर उसको दिया जा रहा है उस समय, तो उसको हर 2 घंटे में पेशेंट को वाइटल्स चेक करना जरूरी है, ठीक है। हर एक मील से पहले, जैसे खाना खाने से पहले, हर एक मील से पहले उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करना जरूरी है। हर सुबह एवरी डे पेशेंट का हमको वेट चेक करना जरूरी है कि वेट में क्या हुआ है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है ना, ये वाइटल साइंस है, तो इन सब से पता चलता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन, स्टेबल है या डेट्योरेट कर रहा है उसका सिचुएशन, या फिर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है, ये सारी चीजें बहुत इजीली पता चल जाती है। देखो, रेडिएशन थेरेपी ना एक एडजुवेंट थेरेपी ट्रीटमेंट है, जो कि उन वुमेन्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है जिनको लंपेक्टोमी हुआ है, मतलब कोई एक लंप को रिमूव किया है। अब ऐसा होता है कि लंप रिमूव करने के बाद कई बार डॉक्टर्स के मन में ये डाउट होता है, लंप छोटा सा था, पूरा ब्रेस्ट सर्जरी नहीं किया, जस्ट वो लंप रिमूव कर दिया है, ठीक है, लंपेक्टोमी की हुआ है। बट अगर डॉक्टर्स को ये है कि हो सकता है कि ये जो लंप रिमूव हुआ है उसके बाद दूसरी जगह पे ना स्प्रेड हो जाए, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी दे देते हैं, सॉरी, रेडिएशन थेरेपी देते हैं, कि अगर इन केस अगर चांसेस होंगे भी कि रेडिएट हो सकता है तो भी सेल डेड हो जाएगा, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। और ये रेडिएशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव भी है ट्यूमर को किल करने के लिए, या फिर कैंसर सेल को किल करने के लिए। या तो फिर देखो, दोनों तरह से दिया जाता है रेडिएशन थेरेपी, एक तो होता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन जो कि बाहर से रेडिएशन आएगा, और एक इंटरनल रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। तो दोनों ही दिए जा सकते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि इंटरनली रेडिएशन प्रोवाइड होगा, जैसे हम एक फाइबर डाला से ब्रेस्ट के लिए कोई फाइबर इंसर्ट किया, या फिर अंदर इंसिजन करके अंदर में रेडिएशन देने के लिए ये किया है, रेडिएशन लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी सर्जिकल मैनेजमेंट। देखो, इसमें लंपेक्टोमी आता है। इसमें क्या होता है, ये जो लंपेक्टोमी है इसको ब्रेस्ट कंजर्विंग थेरेपी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पूरे ब्रेस्ट को नहीं रिमूव करते हैं या ब्रेस्ट की सर्जरी नहीं होती है, सिर्फ एक लंप या 2 लंप अगर जिसमें चांसेस है कि इसमें कैंसर है या फिर इसमें स्प्रेड हो सकता है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। पार्शियल और सेगमेंटल मेस्टेक्टमी, इसमें क्या होता है, या तो फिर पार्शियल मेस्टेक्टमी किया, मतलब ब्रेस्ट को रिमूव किया पार्शियली, आधा ब्रेस्ट रिमूव किया है, या फिर कोई एक सेगमेंट, कोई एक पोर्शन ब्रेस्ट का रिमूव किया है। अब लंपेक्टमी में और ये मेस्टेक्टमी, पार्शियल और सेगमेंटल में फर्क ये है कि लंपेक्टमी में कुछ टाइम के बाद पता नहीं चलेगा कि कुछ सर्जरी हुई थी या नहीं हुई थी, जस्ट हो सकता है एक कट का निशान हो सिर्फ, हल्का सा, वो भी ठीक है। और वो भी आजकल तो सॉल्युबल उसका यूज करते हैं, थ्रेड का यूज करते हैं, जो कि बाद में खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई मार्क्स नहीं रहते हैं, ठीक है, बहुत हल्का सा मार्क रहता है जो ऑलमोस्ट नॉन विजिबल जैसा होता है। बट जो ये पार्शियल और सेगमेंटल मेस्टेक्टमी है, इसमें क्लियरली विजिबल होगा, बिकॉज डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ब्रेस्ट का साइज शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आइदर एक सेगमेंट को हटाया जाता है या फिर आधा पार्ट को हटाया जाता है, ठीक है।
सिंपल और टोटल मेस्टेक्टमी। टोटल मेस्टेक्टमी और सिंपल मेस्टेक्टमी का मतलब है पूरा ही एक साइड का पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देंगे। ओके। मॉडिफाइड रेडियल मेस्टेक्टमी, इसमें क्या होता है कि एक्जिला से कट करके, आर्मपिट से कट करके उसके बाद जो भी लिम्स हैं या फिर ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, पार्ट को। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर रेगुलरली। रेगुलरली हमें चेक करवाते रहना चाहिए, स्क्रीनिंग करवाती रहनी चाहिए। ठीक है। कंट्रोल योर वेट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को कंट्रोल में रखना जरूरी है और एक्सरसाइज करते रहना जरूरी है। नो योर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे पहले फैमिली में मदर को या फिर नानी को, दादी को, किसी को ब्रेस्ट कैंसर जैसा कोई प्रॉब्लम रहा है, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि जेनेटिकल भी बहुत ज्यादा होते हैं ये। ठीक है। तो हो सकता है कि फैमिली में था तो फिर ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जरूरी है कि फैमिली हिस्ट्री पता और वो रेगुलर स्क्रीनिंग करते रहे। लिमिट द अमाउंट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कंजम्पशन एक लिमिटेड अमाउंट तक करना है, या फिर हो सके तो ना करें। अबाउट अवॉइड इंड्यूस अबॉर्शन, जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होते हैं ना, जैसे मतलब फोर्स अबॉर्शन है, मतलब अपने आप अबॉर्शन नहीं हुआ है, अपने आप मिसकैरेज नहीं हुआ है, करवाया जा रहा है, तो इस तरह का अबॉर्शन को भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या करता है, ऑल ऑफ ए सडन बॉडी में, क्योंकि जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है, ऑल ऑफ ए सडन पूरा हार्मोनल लेवल इस तरह का होता है कि वो एक बेबी को अंदर कैरी करके चल सके। ठीक है, इस तरह का होता है। बट जो ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है ना, उससे क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन उसको कुछ हम एक्सटर्नली और अननेचुरल वे में कुछ ऐसा कर रहे हैं बॉडी के साथ कि क्या हो जा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहा है। अबॉर्ट तो करा ही दिया, साथ साथ में अभी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसी मोड में, प्रेगनेंसी के मोड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हायर लेवल में एस्ट्रोजन बढ़ के प्रोड्यूस हो रहा है, बट अबॉर्शन हो चुका है, और उस वजह से क्या होता है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू फर्दर ब्रेस्ट कैंसर। अवॉइड अननेसेसरी मेडिकल रेडिएशन एक्सपोजर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके खुद को, जो हॉस्पिटल्स में जो आपका वर्किंग एरिया होता है उसमें जितना हो सके आप खुद को रेडिएशन से एक्सपोजर होने से बचा के रख सके। ठीक है, तो ये जरूरी है। जैसे जहाँ एक्सरे हो रहा है, जहाँ पे रेडिएशन चल रहा है, वहां पे या तो फिर प्रोटेक्शन के साथ जाए, और एल्स जितना हो सके अवॉइड करें उस एरिया को। प्रिवेंटिव मेस्टेक्टमी, और कुछ लोग ये भी करते हैं कि कैंसर, उनको लगता है कि उनकी फैमिली में सबको ही है, जैसे से किसी की मम्मी को है और उसके फिर सिस्टर को भी है, तो वो लोग खुद ही से पहले ही और उनको लगता है, उनको हुआ नहीं है बट उनको लग रहा है कि हमारे तो फैमिली में ही, फैमिली ट्री में ही चल रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाता है, तो वो पहले से ही मेस्टेक्टमी करवा लेते हैं, ब्रेस्ट रिमूव करवा देते हैं। ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट रखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक खाएं, एक्सरसाइज करें, ऑर्गेनिक खाएं, जितना भी हो सकता है, जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाएं, तो दिस कैन इम्प्रूव। बेसिकली ये फ्रूट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, किसी भी डिजीज कंडीशन, नॉट जस्ट फॉर कैंसर, हर एक डिजीज कंडीशन में क्यों सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो हम ग्रेन खाते हैं वो एनर्जी तो देता है, जैसे रोटी खा रहे हैं हम, चावल खा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें एनर्जी देती है, फॉर श्योर देती है, बट ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जनरेट नहीं करती है। एंटीऑक्सीडेंट जनरेट करने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यही सारी चीजों में आपको स्मूदी, फ्रूट्स के स्मूदी है, वेजिटेबल स्मूदी है, ग्रीन ग्रीन लीफी
स्मूदीज है या फिर वेजिटेबल ही है, तो इसके लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी, तभी आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनेंगे। और अगर बॉडी में जितना एंटीऑक्सीडेंट बनता है तो कैंसर होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, और जरूरी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड ले। वो किस किस में मिलता है? कैबेज में, देखो पिक्चर में दिया हुआ, कैबेज में दिए मिलता है, फिश में मिलता है, और फ्लैक्सीड है उसमें मिलता है, अखरोट में मिलता है, एग में मिलता है। तो ये सारी चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी गुड फॉर स्किन एंड फॉर हेयर, स्पेशली हेयर एंड नेल के लिए भी बहुत अच्छा है। ईट सोया प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स ले। क्या है, वो वीगन है क्योंकि, है ना, वो तो जैसे पनीर वनीर से ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट पनीर को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को और मेटाबॉलिज्म का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट पनीर में को डाइजेस्ट करने के लिए हायर होता है। बट जैसे जो सोया प्रोडक्ट्स है, टोफू एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सोया टोफू क्या होता है, सोयाबीन मिल्क का ही बना हुआ पनीर होता है। जैसे सोयाबीन मिल्क भी मिलता है ना, सोया मिल्क मिलता है मार्केट में, तो वैसा सोया पनीर को टोफू बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो वीगन है, अगर कोई डेयरी नहीं ले रहा है तो उसके लिए अच्छा है, और ऊपर से ये न्यूट्रिशियस इक्वल टू पनीर या फिर मीट इतने ही होता है। बट इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कम होते हैं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट भी होता है, स्टमक के लिए भी अच्छा होता है ये। ठीक है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ज्यादा खाए, जैसे कि पत्ते वाली सब्जी। ठीक है, जितनी भी पत्ते वाली सब्जी होती है, हरे पत्ते वाली सब्जी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा खाएं, जिसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लें। तो दिस वाज अबाउट। आप इसका क्या करोगे, आप लोगों का असाइनमेंट ये है, इसमें तो असाइनमेंट दिया है, राइट डाउन नर्सिंग केयर प्लान, लीव नर्सिंग केयर प्लान की जरूरत नहीं है, आप लोग स्टेजेस लिखोगे। और मतलब अपने पास अपने नोट्स पे आपके पास स्टेजेस होने चाहिए, स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इसमें मिस हो गया था एंड ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो आई डोंट हैव टाइम नाउ। तो मैं अभी खत्म कर दूंगी ये टॉपिक। तो आप लोग ब्रेस्ट कैंसर पे स्टेजेस पे लिखोगे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा इंक्लूड होना चाहिए? टीएनएम, उसी के बेसिस पे लिखोगे, जैसे बाकी हमने अभी तक पढ़े उसी बेसिस में आप स्टेजेस लिखोगे। ट्यूमर, नोट्स, देन मेटास्टेसिस, इसके बेसिस में ही आप इसका स्टेजेस डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर टुडेज क्लास। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ तब तक।